हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 6th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पाद तक। जो इतिहास के जो लोग हैं जिनको हम पूर्वज मानते हैं, वो उस समय किस चीज़ का शिकार किया करते थे, वो खाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें संग्रहित किया करते थे, और उन्होंने जैसे जैसे समय बीतता गया वो भोजन का उत्पादन भी खुद ही करने लग गए। तो चलिए आज हम उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू कर दी थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद में आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आरंभिक मानव आखिरकार वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वह एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। थर्ड रीजन क्या है? तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो ये 4 रीजन है जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा किया करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों तथा मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बना लिए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यहाँ पर आपके सामने 2 चित्र दिए गए हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए और ये है किस उपयोग में अभी बताता हूँ। पत्थर के औजारों का उपयोग जो लेफ्ट साइड है बाईं तरफ, ये तो है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। इससे इंसान है वो पेड़ों की जड़ें खोदते थे और खाते थे। दाईं साइड दिख रहा है आपको, राइट हैंड साइड, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए इसका उपयोग किया जाता। उस समय के लोग हैं वो जो कपड़े पहनते थे वो जानवरों की पहले खाल उतारते थे और उस खाल को आपस में सीलते थे और सील कर उसको कपड़े की तरह से पहना करते थे। तो उस सीलने के लिए इस नुकीले पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये
इन पत्थरों को या फिर जो लकड़ियाँ होती थी इनको हथियारों और कुछ काम में आने वाली वस्तुओं की तरह उनको उपयोग किया करते थे। अब है रहने की रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कुछ कई स्थान पर आखेट खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। जो ये आपको मैं मानचित्र दिखाता हूँ अभी, ये देखिए लाल त्रिकोण। देखिए मानचित्र 2 दे रखा है, मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान पर पूरा स्थल है, यहाँ पर हमारे आकेटक रहा करते थे। ये जो आपको दिख रहा है भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं, हुंसगी, इन जगहों पे जो लाल त्रिकोण दिखाए गए हैं आपको, इन जगहों पे हमारे आखेटक रहा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढा करते थे जहाँ उन्हें अच्छे पत्थर मिल सके। ये उनकी गुफाएं हैं जहाँ पर वो रहा करते थे। अब देखिए सवाल आता है पूरा स्थल कहते किसे। मैंने आपको ये तो बता दिया कि जहाँ पर उस मानचित्र में दिखाया गया है त्रिकोण बना के लाल, वो बोल दिया कि यहाँ आकेटक और रहते थे, इस जगह को पूरा स्थल कहते हैं। तो पूरा स्थल होता क्या है, चलिए अब वो समझते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब आता है आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, जो अपन ने अभी देखी है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, या और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। सही है। चलिए ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को याद रखना, सबसे जो जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है, आरंभिक काल, इनिशियल। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों से, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया या आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग किया करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। इसलिए हमने ये 3 नाम दिए हैं: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवीन पाषाण या नवपाषाण। आगे देखिए, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की
बात सोचने लगे हों। साथ ही इसी काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करने लग गए और उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। चलिए, बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी जगह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लाइन लिखी है इसने। मिसाल के तौर पर मतलब उदाहरण के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। अब देखिए, एक इसमें दांत दिख रहा है बड़ा और एक इसमें दांत दिख रहा है छोटा। ठीक है, तो अब आपको ये आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दांतों को देखिए, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। एक दांत जंगली सूअर है, जो सूअर का है, और एक दांत है वो पालतू सूअर का है। तो पालतू सूअर वो था जिसके दांत छोटे हो गए। छोटा दांत ये है पालतू सूअर का, और जो ये आपको बड़ा दांत दिख रहा है ये है जंगली सूअरों के दांत। ठीक है, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं, जौ आते थे। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ ही वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक है। वो जो अनाज बोते थे उसको भोजन के लिए भी रखते थे और बीज के लिए भी रखते थे, ताकि आने वाले समय में आगे भी उनको वापस फिर से उपजाया जा सके। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी ही पड़ी। ये देखिए आपके सामने दिखाया गया है अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाने के रूप में, उपहार किसी को भेंट देनी हो उसके रूप में, भंडारण वो संरक्षित रखते थे उसके रूप में भी किया जाता है। आगे है, बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। ठीक है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अब देखिए, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, इसका क्या मतलब है? जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार यानी वो जानवरों से खाना प्राप्त करने लगे। किसी ने कोई पालतू जानवर है वो अपने घर पे बांध लिया, उसको चारा डालने लगे तो उसके दूध होने लगा। वो दूध उनके लिए बहुत ही पौष्टिक और उनको ऐसा लगा कि ये भंडारण का
हमारे लिए खाद्य जो भंडारण है उसके लिए सबसे अच्छा स्रोत दूध ही है। तो देखिए, जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आओ आरंभिक कृषकों तथा पशुपालकों के बारे में पता करें। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? ये मानचित्र सेकंड की बात कर रहा है। पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यह पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम और उत्तर की दिशा के बीच का भाग क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों तथा पशुपालकों की बस्तियां ही थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थल पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। गड्ढे के नीचे कश्मीर के लोग हैं, वो गड्ढे के नीचे अपना घर बनाकर रहते थे। गड्ढा खोदते और उसके नीचे घर बनाते थे। उसका रीज़न ये था कि कश्मीर में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। सर्दी होने के कारण सर्दी से बचने के लिए वो गड्ढा खोदकर अपना घर बनाकर रहते थे, जिसको अपन गर्तवास बोलते हैं। यही बात इसमें कही गई है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज व वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए ही किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार लकड़ियों से भी बनाए जाते हैं। ये उनके कुछ औजार दिए गए हैं। ये औजार है वो है नवपाषाण युग के, ठीक है, पत्थरों से बनाए गए हैं। ये नवपाषाण युग के पूरा स्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी तो मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण का है यहाँ पर अर्थ है अलंकरण का, इनको चित्रित किया जाता था, इनके बाहर पेंटिंग की जाती थी, अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने लग गए। इसके साथ कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने को काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह है लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब एक मेहरगढ़ जगह का नाम है, वहाँ पर जीवन मृत्यु का वर्णन किया गया है कि व्यक्ति जीता था उसका तो यही वर्णन है। मृत्यु उपरांत क्या होता था ये आप देखिए। मानचित्र 2/13, वही पीछे वाला अपना ही मानचित्र। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। चलो आपको मेहरगढ़ दिखा देता हूँ मैं पहले। ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण रास्ता था ये, दिख रहा है आपको? ये रहा मेहरगढ़, वर्तमान पाकिस्तान में है। ये है मेहरगढ़, ठीक है। अब मेहरगढ़ का अपन पढ़ रहे हैं जीवन और मृत्यु प्रांत, मृत्यु निरीक्षण, जो भी सूक्ष्म निरीक्षण किया उन्होंने। मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा
हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घर बनाकर लोग रहा करते थे। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादातर कमरे हैं, इन जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा करते थे। देखिए क्या करते थे, जो मेहरगढ़ में अगर किसी आदमी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी कब्र बनाते थे, तो उसके साथ में कुछ जो मृत आदमी है उसके साथ में कुछ जरूरी सामान डाल दिया जाता था उस कब्र में, उसके उसी के साथ। क्योंकि लोगों का यह मानना था कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद भी एक जिंदगी होती है, तो इसको आगे खाने पीने के लिए या फिर उसके जो काम आने वाला सामान है उसके साथ ही डाल दें, ताकि आगे इसको कोई दिक्कत ना आए। अब ये देखिए मेहरगढ़ के घर का चित्र, ये उसका घर का ऊपर से व्यू दिखाया गया है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हैं, तुम जिस घर में रहते हो क्या उसके इस घर की समानता है। चलो ये तो समय समय की बात है, समानता है कि नहीं है। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्र मिली है। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, संभवतः इसे परलोक में मृतक के लिए खाने के लिए रखा गया होगा। ये देखिए, ये कब्र में एक मृतक आदमी है और इसके साथ में इसका कुछ जरूरी सामान और एक बकरी का आपको ढांचा दिख रहा होगा, ये इसके साथ में कब्र में दफनाया गया। क्योंकि लोग ये मानते थे कि ये परलोक में जाएगा, परलोक में जाएगा तो इसको खाना खाना चाहिए होगा, इसलिए ये बकरी को डाल दिया। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? जी हाँ, आप आराम से देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।